आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, आपसे जो पहला सवाल है, हम आयम शक्ति को पिछले 15 दिन से समझ रहे हैं। गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने विमेन एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या क्या स्कीम्स दी हैं, क्या क्या किस तरीके से प्रमोट कर रही है, कैसे साथिन और डिफरेंट सेंटर्स ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, वो हमें समझ में आया। और जो आज की स्कीम है वो काफी हाईलाइट हुई है पिछले कुछ दिनों में, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी लोन या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ नहीं किया था, वहीं स्टेट गवर्नमेंट ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये आयम शक्ति उद्यमी प्रोत्साहन योजना को लेके आया। आई थिंक 2019 में लेके आया। तो सर, उसी के बारे में हम आपसे विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे कि ये उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है। बिल्कुल नेहा जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो राजस्थान सरकार की है बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने देखा कि जो राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो एंटरप्रेन्योर तो है, लेकिन उनको पूंजी नहीं मिल पाती है सही रेट पे, ब्याज दिया है तो महंगा है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम इंदिरा महिला शक्ति निधि के तहत प्रारंभ की है, जो कि राजस्थान सरकार की 1000 करोड़ की जो निधि की घोषणा की थी 19 में, अभी 2019-20 में, उसी का एक ये पार्ट है और इसी निधि की सबसे महत्वपूर्ण योजना है ये। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो जो हमारी लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाली जो महिलाएं हैं या घर पे कुटीर उद्योग के रूप में काम करती है, तो उनको उचित ब्याज दर पे ऋण मुहैया करवाना है। तो इसमें यह है कि उचित ब्याज दर इस तरीके से है क्योंकि इसमें जो सब्सिडी दी जाती है वो 25% सब्सिडी होती है, जो लोन अमाउंट होता है प्लस सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है, उन दोनों को जोड़ करके जो अमाउंट होता है उसके ऊपर 25% सब्सिडी दी जाती है। तो जैसे किसी ने 10 लाख का लोन लिया तो उसमें 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी है होने को, तो ये बैक हैंड सब्सिडी है, लेकिन जो सब्सिडी है वो बैंक को ऑलरेडी शुरू में ही दे दी जाती है और सब्सिडी अमाउंट पे 3 साल तक जो इसका लॉक इन पीरियड है तब तक उस पर ब्याज नहीं लगता। तो ब्याज का भी बेनिफिट है और जब पुनर्भुगतान वो सही तरीके से करता है, सही तरीके से बिजनेस सेट करता है, काम करता है, तो 3 साल बाद में उसका जो आउटस्टैंडिंग जो लोन अमाउंट है उसमें से ये जो हमारा सब्सिडी का अमाउंट है वो भी कम हो जाएगा। तो दोनों तरीके से उसको बेनिफिट है, शुरू से ही ब्याज का बेनिफिट है और 3 साल बाद में सब्सिडी भी 2.5 लाख रुपए उसको मिल जाएगी। तो महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक स्कीम है ये। जी जी। सो इस लोन के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है? जी, लोन की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाते हुए समस्त ऋण की जो प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन किया हुआ है। इसके लिए जो राजस्थान का जो एसएसओ है, सिंगल साइन ऑन, उसके तहत ही उसके माध्यम से ऋण हेतु आवेदन करना होता है। तो सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी होना आवश्यक है। एसएसओ आईडी बनवा लें जा करके ई मित्र के पास में। इसमें केवल आपके आधार कार्ड की आवश्यकता है और वो मोबाइल नंबर जो आपके आधार से जुड़ा हुआ है वो साथ में लेके जाएं। अपना एसएसओ आईडी बनवा लें। उसके बाद में जो भी आपको काम शुरू करना है उससे संबंधित जो दस्तावेज है वो ले लें, अपना फोटो ले लें, आधार कार्ड ले लें, अपनी शैक्षणिक योग्यता कोई है तो वो ले लें। दूसरा, इसमें राजस्थान के मूल निवासियों को ही है ये इसके तहत लाभ दिया है, तो अपना मूल निवास प्रमाण पत्र है वो साथ में ले लें। इस तरीके से ये कागज अपने साथ में रखें और जैसे ही आप उसमें एसएसओ बनाने के बाद में एसएसओ में एंटर करेंगे तो IMSUPY के नाम से आइकन है, टाइप करके भी आप जा सकते हैं और आप उस पर देखेंगे तो आइकन आपके सामने आ जाएगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सामने पूरा वेब पेज खुल जाएगा और उसमें नया आवेदन आपको करना होता है। उसमें सारी डिटेल आपको डालनी है, आपकी व्यक्तिगत डिटेल, आप क्या काम करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड डिटेल, आपकी सोशल कैटेगरी से संबंधित डिटेल वगैरह सारी फिलअप करके, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह सब ये फिलअप करके आपको सबमिट करना होता है। आप जब इसको सबमिट कर देते हैं तो ऑनलाइन ही हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनके पास में ये आवेदन चला जाता है। वो अपने लॉगिन आईडी से इसको चेक निकाल करके चेक कर लेते हैं आपके प्रपोजल को बिल्कुल कि वाइबल है या नहीं है। यदि कोई कमी है तो वो पूर्ति करवाते हैं। यदि वो सही पाते हैं इसको उचित पाते हैं तो जो आप जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हैं उसको ये फॉरवर्ड कर देते हैं। बैंक के पास भी ये जो लोन की एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही जाती है, इसमें ऑफलाइन का कोई प्रावधान नहीं, ऑनलाइन उसके पास चली जाती है और हर स्तर पे आपके पास मैसेज आ जाता है। जैसे आपने अप्लाई किया तो मैसेज आपके पास में आएगा, डिस्ट्रिक्ट वाले अप्रूव करके बैंक को भेजेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा। अप्रूव करने के बाद में बैंक को जो भी कोई क्वेरी होगी तो अब आपको बैंक से संपर्क करके उनकी जो दस्तावेज आवश्यकताएं हैं
वो आपको पूर्ति करनी होगी वहां जाकर के। जैसे ही वो अप्रूव करते हैं तो सब्सिडी क्लेम भी बैंक के द्वारा ऑनलाइन ही की जाती है, और हम सब्सिडी अमाउंट भी ऑनलाइन ही संबंधित बैंक को ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होती। जो भी हमारे आवेदक हैं उनको उनकी सुविधाओं को ध्यान में इसमें रखा गया है। इस तरीके से ये सारी व्यवस्थाएं इसकी है। सर जैसे आपने बताया कि हाँ ये लोन जो है वो फाइल करते हैं, फाइल करने के बाद ये बैंक्स में जाता है और बैंक से अप्रूवल होता है। सो ये किस किस बैंक से अप्रूव हो सकता है? इस प्रक्रिया में टोटल कितना टाइम, कोई लॉगिन टाइम है कि आपने दाखिल किया अपनी आवेदन, उसके इतने टाइम में जाएगा? तो वो कितना टाइम करीब लगता है, और कौन कौन बैंक है जो आपके साथ इस स्कीम में जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद में सीधा ऑनलाइन हमारे जो जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, उप निदेशक और निदेशक महिला अधिकारिता, उनके पास चला जाता है। वो लगभग 1 महीने के समय में आवेदनों को चेक कर लेते हैं। चेक करके वायबिलिटी के हिसाब से इसको संबंधित बैंक को भिजवा देते हैं। बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक है, उनकी गाइडलाइन है कि 45 दिन में उनको जो आवेदन होते हैं, उनका निस्तारण करना होता है। एक गाइडलाइन है अपने आप में। हालाँकि डिपार्टमेंट ने कोई अभी स्पेसिफाई किया नहीं, क्योंकि बैंक जो है वो डिपार्टमेंट से गवर्न नहीं होते हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गवर्न होते हैं। उनकी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 45 डेज है। तो 45 डेज में उनको इसका निस्तारण करना होता है। यदि उनको कुछ कमी है तो वापस लौटाएं उसको ऑनलाइन, और यदि वो बिल्कुल उपयुक्त पाते हैं तो वो उसको स्वीकृत करके और उसके बाद में हमारे सब्सिडी क्लेम के लिए हमारे पे भिजवाएं। ये इसकी इस तरीके से प्रक्रिया है। जी जी। तो जैसे एक हमेशा एक धारणा होती है कि आपको सरकारी जगह से कुछ लोन चाहिए, कोई स्कीम चाहिए, तो आपको फाइलें लेके दर दर भटकना पड़ता है। तो क्या आपने इस चीज का भी ध्यान रखा है इसमें? क्या कोई एश्योरेंस है कि हमें आपके वेटिंग लॉन्ज में नहीं बैठना पड़ेगा, या हमें किसी एक ऑफिसर के को चेज नहीं करना पड़ता है? इसके लिए कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। ये इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। कहीं आपको फाइल लेके, कागज़ लेके इधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जब ऋण आवेदन जाएगा 10 लाख रुपए तक का है, तो वो चेक करके और उसको वायबल पाते हैं तो सीधा भेज देंगे। यदि ज़्यादा अमाउंट का है तो आपको एक बार बुला सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि वायबिलिटी एक बार देखनी होती है, बात भी करनी पड़ती है। एक बार बात करने से ही पता चल पाता है कि वास्तव में ये ऋण ये वापस रिपेमेंट कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या ये फेक तो नहीं कर रहा, वास्तव में इसको जेन्युइन काम करेगा या नहीं करेगा। ये सारी चीजें एक बार उसको चेक करनी होती है। फिर उसके बाद में बैंक को जाता है आवेदन। बैंक को भी ऑनलाइन ही जा रहा है, और आपको केवल मैसेज से पता चल रहा है कि आपकी ये आपकी फाइल या आपका जो ऋण आवेदन है वो इस स्थिति पे है। बैंक में आपको जरूर जाना पड़ता है, क्योंकि बैंक की कुछ आवश्यकताएं हैं जो आपको वहाँ पूरी करनी होती है, क्योंकि बैंक वेरीफाई करता है सबसे पहले। आप जैसे कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि बैंक को लोन देना है, तो उसको उसकी रिकवरी भी करनी है, तो उसके लिए वो इंश्योर करता है कि वास्तव में ये वायबल है। दूसरा, ये वापस लोन रीपेमेंट भी करेगा, ये सब चीजें वो देखता है। लेकिन फाइल लेके आपको वहां पे भी बार बार में नहीं घूमना पड़ेगा। डिपार्टमेंट के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं या हमारे सुपरवाइजर्स हैं, वो भी सपोर्ट कर दिए एप्लीकेंट्स का। तो वास्तव में उनको सपोर्ट करने के लिए हमने पूरा एक सिस्टम डेवलप किया है, और ये ऑनलाइन इसीलिए करवाया है ताकि परेशान नहीं हो आवेदक। सर ये अर्बन वुमेन्स के लिए तो अच्छा साउंड कर रहा है कि सब कुछ ऑनलाइन है। मैं अगर एक व्यवसाय कर रही हूँ या मैं एक जॉब में हूँ तो उसमें भी मेरे लिए बड़ा इजी है। लेकिन ये रूरल, जहाँ लिटरेसी इतनी हाई नहीं है, वहां पर ये कितना कार्यरत हो सकता है? देखिए, आजकल जिस तरीके से हम बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो राजस्थान भी इसमें काफी आगे है। और जहाँ तक आवेदन करने की बात है, तो ये ई मित्र के थ्रू आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बहुत बहुत आसान है इसके अंदर सारी चीजें पढ़ना। तो ई मित्र आपको आसानी से ये पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन करके दे सकता है। और आप जानते हैं कि हमारे ई मित्र की रीच बिल्कुल गांव-गांव तक है, क्योंकि आजकल राजस्थान की जितनी भी स्कॉलरशिप से संबंधित योजनाएं हैं या कोई सब्सिडी देना है, और भी चीजें हैं, वो सारी ऑनलाइन ही है, और वो ई मित्र जी। के थ्रू। तो इसलिए हम ये देख पा रहे हैं कि इसकी रीच बिल्कुल गांव तक है, और हमारे पास जो एप्लीकेशंस आ रही हैं वो काफी रूरल बैकग्राउंड से भी आ रही है, अच्छा जो कि वास्तव में योजना की पहुंच ग्राउंड स्तर पे पहुंच पा रही है। सर, इसमें जो विमेन्स अप्लाई करेंगी उनकी कोई एज लिमिट या कोई एजुकेशन लिमिट भी है क्या? देखिए, इसके अंदर जो एज है, हमने केवल मिनिमम एज का क्राइटेरिया रखा है कि 18 साल एज होनी चाहिए।
और उससे ऊपर की उम्र का कोई प्रावधान नहीं रखा है। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता में भी ये कोई उद्यमी बने एंटरप्रेन्योर के लिए आवश्यक नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो के, तो इसलिए शैक्षणिक योग्यता भी हमने कोई अनिवार्यता इसमें नहीं डाली। तो कोई भी महिलाएं जो राजस्थान की हो, 18 साल की हो, इसके तहत अप्लाई कर सकती है। अच्छा, इसमें एक क्राइटेरिया राजस्थान का भी है? हाँ, केवल राजस्थान के जो मूल निवासी है उन्हीं के लिए है, क्योंकि हम चाहते हैं कि राजस्थान के जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, वही लाभान्वित हो पाए, तो क्योंकि सर वो अगर कोई जयपुर में पैदा हुआ और कहीं और रह रहा है, या अपोजिट कहीं और पैदा हुआ और जयपुर में शादी हुई सर, तो उस क्राइटेरिया में क्या है? वो मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा उसको। अच्छा, निवास, जिसका भी निवास स्थान हाँ, यस, वो राजस्थान है यदि या जन्म कहीं बिजनेस वो बाहर करता है। राजस्थान में कर रहा है? हाँ, लेकिन जैसे 10 साल से यहीं रह रहा है, बोनाफाइड बनवाना पड़ता है। उसके लिए मिनिमम 10 साल होना आवश्यक है बोनाफाइड सर्टिफिकेट अच्छा, के लिए। 10 साल हाँ, बिल्कुल। आवश्यक है। वो कहीं भी पैदा हो, लेकिन राजस्थान में रह रहा है वर्षों से, तो वो यहाँ का ही निवासी माना जाएगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। अच्छा, तो सर अगर सपोज कोई एक लेडी है जो राजस्थान की है, जयपुर की है या आसपास की है, और उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है अपना कोई काम, या उसके लिए कोई रन चाहिए, तो वो सब भी आसानी से मिल सकता है इसके तहत? बिल्कुल, बिल्कुल। अपने काम को हमने तो ये रखा है, हम तो प्रायोरिटी देते हैं ऐसे जो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर है, जिनका जो प्रोडक्ट है वो विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे, तो उनके लिए तो हमने प्रायोरिटी रखी हुई है, तो वो ले सकते हैं इसमें। जी सर, ये इसमें कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट भी है कि आप इससे कम अप्लाई नहीं कर सकते? इतना तो मिनिमम आपको लोन अप्लाई करना ही है, या इतना मैक्सिमम लोन आपको मिल सकता है, ऐसा भी कोई क्राइटेरिया है? देखिए, मिनिमम का तो हमने कोई प्रावधान इसमें नहीं रखा है, लेकिन मैक्सिमम जो लोन की व्यवस्था वो हमने रखी है। यदि कोई इंडिविजुअल लेना चाहती है, कोई महिला व्यक्तिगत रूप से ऋण लेना चाहती है, तो उसके लिए जो अधिकतम ऋण सीमा है वो है 50 लाख, और स्वयं सहायता समूह लेना चाहता है वो भी 50 लाख तक की उसकी सीमा है। लेकिन यदि स्वयं सहायता समूह का कोई फेडरेशन है, तो उसको 1 करोड़ रुपए तक का ऋण इसमें दिया जा सकता है। ठीक है सर। सर हमारे साथ हमारे 40 विमेन विंग की सेक्रेटरी अलका अग्रवाल जी हैं, जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगी। अलका जी। थैंक यू नेहा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अलका अग्रवाल वेलकम्स यू ऑल। और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो हमारी आईएम शक्ति उद्यम प्रोत्साहन की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज हमारे साथ खुद कैलाश जी जो एडिशनल डायरेक्टर हैं वो साथ हैं। तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो भी सूचना हमें मिलेगी या जो भी जानकारी हम आगे देंगे वो कहीं गलत हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और ये जो मेनली एंटरप्रेन्योर्स की बात की जाती है, और 40 इसी के लिए आगे प्रॉमिस करता है हर को कि हम जितना हो सकेगा इसको सर्कुलेट करेंगे। सो आपसे यही जानना चाहती हूँ कि कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी की जो बात की जाती है, तो लोन लेने के टाइम में क्या उसकी जरूरत है या उसके बिना काम चल सकता है? जी मैम, इसमें जैसे कोलेटरल सिक्योरिटी की बात है, तो 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शन से स्पष्ट 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। यदि इससे ज्यादा की है तो उसको देनी होगी। 10 लाख से ऊपर अगर है तो उसको देनी होती है? जी जी। और उसका कोई एक मतलब एक लिमिट होती है कि इसमें इतना होना चाहिए, कुछ दिया हुआ है उसके अंदर आपने? नहीं, कोलेटरल सिक्योरिटी में तो ये बैंकों के जो नॉर्म्स है अपने उसके उसके हिसाब से। अकॉर्डिंग, ठीक है। एक मैं जानना चाहती थी, इंडिविजुअल लोन्स होता है और एक जो आप बता रहे हैं एसएचजी, बेसिकली एक तो एसएचजी का थोड़ा सा आप डेफिनेशन दें, और फेडरेशन जो कहते हैं एसएचजी में, तो इन तीनों में एक तो फर्क क्या है और इनके ऋण में लेने में इनकी प्रक्रिया में अंतर क्या है? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम एक तरीके से महिलाओं को जोड़ करके आपस में और उसको सशक्त करने के लिए, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में उसको मजबूत बनाने के लिए ये एसएचजी कॉन्सेप्ट राजस्थान में लेके आए थे। उसमें ये होता है कि एक ही परिवेश में जो रहने वाली महिलाएं आसपास में रहती है, एक सी उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति है, उन महिलाओं को जोड़ा जाता है। वो एक अनौपचारिक समूह बनाती है इसमें, उसमें 10 से लेके और 20 के बीच में महिलाएं हो सकती है। तो आपसी सहमति से वो एक समूह बनाती है, उसमें वो बचत करती है, खुद ही तय करती है कि हम हर प्रति माह इतना पैसा बचत करेंगे, और
जो पैसा हमारा इकट्ठा होगा उसको हम आपस में बांटेंगे, इस इंटरेस्ट रेट पे हम उसको आपस में एक दूसरे को देंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो ट्रेडिशनल जो मनी लेंडर्स थे उनसे उनका छुटकारा दिलवाया जा सके। तो ये आपस में मिलकर जब काम करती है तो वास्तव में आर्थिक रूप से ही नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी सशक्त होती है। तो एक तरीके से वो महिलाओं का एक समूह हो जाता है। ये कहीं रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, कोऑपरेटिव एक्ट के तहत कहीं रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये अनौपचारिक समूह होता है। तो एक तरीके से 10 महिलाएं एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आती है, आपसी सहमति से कोई भी काम करती है या आपस में बचत करती है, वही स्वयं सहायता समूह उसको कहा जाता है। उसका नाम भी वो स्वयं रखती है, उसके पदाधिकारी भी कुछ सर्वसहमति से तय करती है कि अध्यक्ष कौन होगा, कोषाध्यक्ष कौन होगा, इसका सचिव कौन होगा। तो मिनिमम 10 महिलाएं इसमें होती है। ये ग्रुप होता है, वो है स्वयं सहायता समूह। ऐसे ही बहुत सारे स्वयं सहायता समूह मिलकर के एक फेडरेशन बनाते हैं। उसमें से प्रत्येक जो स्वयं सहायता समूह से 2 या 3 जो पदाधिकारी होते हैं वो ले लिए जाते हैं और इस फेडरेशन को कोऑपरेटिव एक्ट के तहत रजिस्टर करवाना होता है। उसमें भी वो ये सारा आपस में तय करते हैं कि हम फेडरेशन का उद्देश्य क्या रहेगा, पैसा कैसा इकट्ठा करेंगे, लोन किस रेट पे देंगे, इंटरनल लोनिंग कैसे करेंगे, वो सारे नॉर्म्स के हिसाब से तय होते हैं। तो मुख्य जो इनमें डिफरेंस है वो ये है, एसएचजी में तो 10 से 15 के आसपास महिलाएं होती है और फेडरेशन से भी बड़ा है, काफी सैकड़ों हजारों की में भी महिलाएं हो सकती है। और दूसरा, फेडरेशन को कोऑपरेटिव के तहत रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है क्योंकि 20 से ज्यादा पंचायत में होती है। ये मुख्य डिफरेंस है। सर, जो एसएचजी के लिए आपने बताया कि उनको कोई एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ऐसा? तो हाँ, खुद को कहीं रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। वो नहीं, एक तो हमें कैसे पता लगेगा कि जैसे एक महिला आई और उसने बताया मेरे साथ में 10 से 12 लेडीज जुड़ी हुई हैं, तो आप कैसे मान्यता देते हैं कि ये एसएचजी है या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली जो राजस्थान में जो एसएचजी बनाने का काम, उसको सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है, क्योंकि महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए कोई न कोई एजेंसी होती है। तो मुख्य रूप से हमारा महिला और बाल विकास है, एक राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको राजीविका बोलते हैं, वो स्वयं सहायता समूह ग्रुप से उनका निर्माण करता है, उनका सपोर्ट सिस्टम एक तरीके से करता है। तो हमने ये रखा है वेरिफिकेशन के लिए कि ऐसे समूह जो महिला स्वयं सहायता समूह के सहयोग से बने हों, दूसरा या राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के सहयोग से बने हो, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनका सारा जो डाटा है हमारे पास अवेलेबल होता है। इनको रजिस्ट्रेशन, वैसे कोई एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हमारे जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता है उनके पास इनकी पूरी सूचना होती है, उन्हें एक नंबर भी हम दे देते हैं, उसके आधार पे हम उसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो क्या 40 भी इस तरह से एसएचजीज क्रिएट करके दे सकता है? बिल्कुल, 40 कर सकती है, क्रिएट कर सकती है, लेकिन उनको हमारे विभाग से या फिर राज्यविका से जोड़ना होगा, ताकि आपको जैसे लोन के अलावा भी बहुत सारे सपोर्ट के लिए हमारा डिपार्टमेंट काम करता है। जैसे अमृता आर्ट मेले करता है, उनके प्रोडक्ट को स्केल अप करने के लिए और भी कई काम करता है, या उनको ट्रेंड करने के लिए स्कीम्स वगैरह चलाता है। तो इसलिए यदि वो जुड़ता है तो उसका बेनिफिट ही होगा। जी, हमारा यही उद्देश्य अगर रहेगा कि आपकी गाइडलाइंस से अगर हम लोगों ने कुछ समझ लीजिए 4 से 5 और उसको धीरे धीरे बढ़ा के 40 कर दिए, और फिर हम उनकी हेल्प भी कर पाए और हम आपके डिपार्टमेंट से उसको जोड़ें, तो हमें भी पता रहे कि हम जो कर रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, और उनको भी कहीं कोई प्रक्रिया में परेशानी आती है तो हम उनके लिए कर सकते हैं और उनको सशक्त बना सकते हैं। ये मेजरली मेरा कहने का मतलब था। हाँ, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। हम सपोर्ट क्या कि बातें तो हम करते हैं, उनको बताते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जब प्रॉब्लम्स आती है तो वो हम चाहते हैं वो भी हम अगर करें, और इसमें हम, क्योंकि आज पेंडेमिक के बाद बहुत परेशानियां आएंगी, तो अगर हम इनमें कैसे भी इनको जोड़ सकें, और सरकार भी यही चाहती है और हमारा भी वही उद्देश्य है, तो आई थिंक एक कॉमन कॉज के लिए ये सोशल सर्विंग होगी। दूसरा, मैं एक एसएचजी में बताना चाहूँ, एसएचजी का एक फायदा और है। एसएचजी जैसे कोई बचत करती है अपने, जैसे मैंने बताया आपको, एक निश्चित तरह से हर महीने बचत कर लेती है, और बचत करते करते सपोज के लिए उनके पास में 50,000 रुपए होते हैं, तो रिजर्व बैंक के डायरेक्शंस है कि उनकी जो जमा पूंजी होती है उससे 5 से लेके 10 गुना तक लोन बिना किसी कोलेटरल के उनको दे सकता है किसी भी एक्टिविटी के लिए। तो ये भी उनके लिए सपोर्ट है। दूसरा, सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, तो ये तो मिलता है। एक आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि रिजेक्शन जो होती है एप्लीकेशन, वो किस वजह से मेजरली होती है, तो उस पॉइंट को ध्यान रखा जाए। रिजेक्शन में ये है कि जैसे आपने जो भी आप काम करना चाह रहे हैं तो उसको आप क्लियर कट डिफाइन करना होगा कि वास्तव में मुझे ये करना है,
इसमें मुझे ऐसे इन्वेस्ट करना है, फिर इससे मैं रिपेमेंट इस तरीके से करूंगा। आप यदि सभी पार्ट्स को यदि ध्यान में रखते हैं, पूरा तरीके से बनाते हैं, तो निश्चित रूप से वो रिजेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर रिजेक्शन है वो बैंक के लेवल पे होते हैं। और बैंक Right. वाइबल है कि नहीं है प्रोजेक्ट, ये मुझे पैसे दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, और ये पैसा खुद कमा भी पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। तो आपको ये प्रेजेंट करना होगा कि वास्तव में जो काम कर रहा हूँ उसकी इस एरिया में डिमांड है, और मैं इससे मैं कुछ अर्न कर पाऊंगा और रिपेमेंट भी कर पाऊंगा बैंक को। तो सबसे मुख्य बिंदु यही है, जो भी हम काम चालू करें उसको हम एक तरीके से वाइबल दिखा सकें, उसको बैंक को, डिपार्टमेंट को भी दिखाएं और बैंक को भी दिखाएं। सबसे मुख्य रूप यही है, बाकी तो छोटी मोटी कागज वगैरह है वो तो सभी पूर्ति कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कंपलसरी नहीं है, सीए की कोई खास जरूरत नहीं है, या सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में मदद करते हैं? नहीं, इसमें सीए की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कोई ऐसी कंपलसरी नहीं है, खुद भी बना सकते हो। और मैं तो ये बात कहना चाहूंगा, ये पीएमईजीपी है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसका एक पोर्टल बना हुआ है, उसमें सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनी हुई है सैकड़ों अलग अलग, जिस भी जैसे ट्रेड में आप करना चाह रहे हैं काम, उससे रिलेटेड सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनी हुई है, उसका सपोर्ट ले सकते हैं आप। उसमें दिखा रखा है कैसे कैसे आपको उसमें डालनी है चीजें, अपने हिसाब से प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए फिट कर दें और अप्लाई कर दें। कहीं उसमें सीए के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। सर एक बार इसका मुझे कमेंट बॉक्स पे आप डाल दीजिएगा, जिससे इस पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में आसानी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह का कुछ कैंप्स भी आप रेगुलरली, अगर 40 विमेन विंग ऑर्गेनाइज करेगा, तो आप डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज होगा, जिससे कि उनको मदद भी मिल सके, कुछ फ्रीक्वेंट बेसिस पे 2-3 महीने में हम एक कैंप ऑर्गेनाइज करें। बिल्कुल, हमारा मतलब इस था विचार था कैंप ऑर्गेनाइज करने का, लेकिन जो कोविड की परिस्थिति आई, जब से स्कीम हमने चालू की, उसके बाद में लगातार ये स्थिति प्रिवेल रही, तो उसके चक्कर में हम ये इस सेक्टर में काम नहीं कर पाए हैं। तो जैसे ही नॉर्मल होती है परिस्थितियां, तो हम निश्चित रूप से इस दिशा में काम करेंगे, क्योंकि आप तो मुख्य रूप से उद्यमिता के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप आपके सहयोग से यदि काम करते हैं तो बेहतर परिणाम हमें मिलेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाभान्वित कर पाएंगे। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, और उम्मीद है आगे हम मिलकर और इसको बहुत अच्छा काम को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि वही आपदा में अवसर की बात है, तो इसको तलाशेंगे और आगे भी आपसे जैसा भी हो सकेगा, ऑनलाइन सेशंस हो सके, प्रैक्टिकल ग्रास रूट पे काम हो सके, रूरल अर्बन एरियाज में काम हो सके, तो हम निश्चित तौर से हमेशा तैयार हैं। ओवर टू यू नेहा। थैंक यू अलका जी। सर मेरा एक सवाल है कि ये जो स्कीम है, बहुत सारी और भी स्कीम्स आती हैं वुमेन्स के लिए, जैसे स्टैंड अप इंडिया है, या फिर सेंट्रल की कोई है, या फिर किसी और डिपार्टमेंट की कोई स्कीम है, तो ये स्कीम उन सब से कैसे डिफरेंट है? तो सबसे डिफरेंस इस तरीके से है कि एक तो हमने जो व्यवस्था जो इसका फॉर्मेट बनाया है बहुत ईजी है, पहली बात। दूसरा, इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज आपको करने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, हमने ये रखा है कि 10 लाख रुपए तक का यदि आपका लोन है तो सिंपली हमने उसमें ही फॉर्मेट में ही डाल दिया, आपको उसी में इनबिल्ट डिटेल्स वगैरह डालनी है, कोई बड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आपको आवश्यकता नहीं है इस तरीके से। और दूसरा, हम इसका जो डिस्पोजल है वो भी बिल्कुल क्लिक करते हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, जैसे एप्लीकेशन आती है उसका डिस्पोजल तुरंत करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। तो इसलिए एक तरीके से हमारे जो प्रयास है वो ये रहते हैं कि कैसे न कैसे इनके जो आवेदन है उनका डिस्पोजल हो, उनका जल्दी से जल्दी उनको लाभ हो, और उसके बाद में भी हम उसका निरंतर फॉलोअप करेंगे। ऐसा नहीं है कि लोन दे दिया या सब्सिडी दे दी और फ्री कर दिया। उसके साथ में हमने ये आगे प्लान किया है कि हम इंडस्ट्रीज के साथ में जुड़ करके उनको आगे भी बेनिफिट या सपोर्ट सिस्टम बना के रखेंगे। सर इसमें मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी। सपोज बहुत सारी महिलाएं ऐसे होती हैं जो कुछ करना चाहती हैं, पढ़ी लिखी भी होती हैं, बट उनके आसपास ऐसा माहौल नहीं होता जिससे वो ये समझ सके कि हाँ मुझे किस क्षेत्र में जाना है, कैसे मैं अपना मार्केटिंग सेटअप करूंगी, कैसे मैं टूल और इन्वेंट्री या इक्विपमेंट्स खरीद सकती हूँ, मैं किन किस चीजों पे किस 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 डायरेक्शन में जा सकती हूँ। तो क्या उस तरह की महिलाओं के लिए भी कोई काउंसलिंग होता है? देखिए, हमने इसमें स्कीम में इस तरीके का प्रोविजन रखा है एक्चुअली, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि अभी तक जो कोविड की स्थितियां इस तरीके की रही कि इस सेक्टर में हम कुछ ज्यादा कर नहीं पाए अभी तक। तो हमने ये कर रखा है कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का एक तो सपोर्ट लेंगे, दूसरा किसी सोसाइटी या एनजीओ का भी हम सपोर्ट इसमें लेने का विचार रखते हैं। तो जैसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये निश्चित रूप से इस दिशा में भी हम काम करेंगे, ताकि कोई भी जैसे महिलाएं हैं वो क्या काम करना चाहती है, किस सेक्टर की डिमांड है उसके एरिया में,
उसमें वो सफल हो सकती है, इन सब चीजों के प्रति उसको जानकारी दी जा सके, इस सेक्टर में हम काम करने का विचार है। जी, तो सर अभी तक कितनी महिलाओं को ये लोन मिल चुका है सक्सेसफुली, इसका अभी कोई आंकड़ा अगर दे पाए तो? आपको कि लगभग 3,500 एप्लीकेशन हमने बैंकों की भिजवा दी है, लेकिन अभी तक जो सैंक्शन जो है फिलहाल कम है, संख्या लगभग 200 के आसपास ही है। उसका कारण क्या है कि अभी कोविड की परिस्थिति आ रही है, बैंक भी उस तरीके से काम नहीं कर पाए हैं, एप्लीकेंट की जो अप्रोच है वो भी अभी बैंक के पास नहीं हो पाई, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह की कई चीजें आवश्यकता होती है, एग्रीमेंट भी उनको आपस में करने होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसके कारण अभी तक बहुत ज्यादा हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम जल्दी ही इसमें काफी प्रोग्रेस करेंगे। जी 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 जी। तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके साथ जुड़ के और इस स्कीम को और प्रमोट कर पाए। इसमें जो लोगों को जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, या फिर उन लोगों को जो तकलीफें आ रही हैं, या उनको जो उसमें डिमेरिट्स दिख रहे हैं, उनको भी हम आपके साथ मिलकर सॉल्व कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। और नेक्स्ट सेशन के लिए अमृता हार्ट के ऊपर है कि ये एसएचजी ग्रुप्स क्या होते हैं राजस्थान में, उन किस तरीके से उनका नेटवर्क है, किस तरीके से WCT उनको हेल्प करता है अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए डिफरेंट स्टेट्स में, क्लस्टर्स में, ब्लॉक्स में, किस तरीके से उनके वर्क को आगे ले जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच अलका जी एंड अजय कौशिक जी, सॉरी कैलाश जी, आपका नाम अजय कौशिक से आ रहा है प्रोजेक्शन में। धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। और अगर कोई भी महिला को कोई भी जानकारी चाहिए तो हम कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसे आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।